आज हम लोग राजनीति विज्ञान का लेसन 3 नियोजित विकास की राजनीति का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे कि किस प्रकार प्लांट इकोनॉमी बनाई जाती है और किस प्रकार सभी लोग काम करते हैं, इन सब बातों की चर्चा की गई थी। आज हम लोग इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। आपका स्टार्टिंग होता है शुरुआती कदम, पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पेज 6 या फिर पेज 51। सोवियत संघ की तरह ही भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। पंचवर्षीय योजना किसको कहा जाता है? तो जो योजना 5 साल के लिए चलाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे सरकार का एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी और उस पर अगले 5 साल के लिए वे लोग खर्च करेगी। अब देखिए, इसमें आता है विलेज की रियलिटी क्या है। नॉर्मली अगर आप लोग गांव की बात करें तो गांव वगैरह में स्थिति बहुत बेकार थी। उस वक्त बहुत सारे लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। नेबर से डाई। अब यहाँ पर कुछ कार्टून वगैरह बना करके दिखाया गया है। अब देखिए बताया क्या जा रहा था, बहुत सारे जो 5 साल के प्लानिंग बनाए जा रहे थे उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। कुछ कार्य केंद्र सरकार के हिस्से में सौंपे गए और कुछ कार्य राज्य सरकार के हिस्से में सौंपे गए। जैसे आप लोग क्लास 1 से 8 तक जो बुक पढ़ते हैं वह SCERT पढ़ते हैं, यानी कि उसको स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। और जब आप 9 से स्टार्ट करते हैं तो उसको NCERT पढ़ते हैं, मतलब कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इसके अलावा एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इस योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह भी था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती है और यह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ था। कब? 1951 में। और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गामा-गामी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, सभी लोगों ने दस्तावेज पर व्यापक बहस चलाया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में शुरू हुई थी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई और 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ था, भारत जो था काफ़ी आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में चालू नहीं हुई। उसके जगह पर सरकार ने 3 एक वर्षीय योजना चलाई थी। एक 1966 नहीं, 3 बार चला है। 1966, अच्छा देख लेते हैं, मतलब 1966 से 1969 के बीच में 3 एक वर्षीय योजना चली थी। अब आता है तो काफ़ी कुछ बदलाव का भी सामना करना पड़ रहा था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों नहीं चल पाई थी? क्योंकि उस वक्त हमारा देश आर्थिक संकट की चपेट में आ गया था। आर्थिक संकट मतलब पैसा का संकट आ गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञ में एक KN राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। पहला वाला में किस पर जोर था? कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के तहत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। किसके तहत? बांध और सिंचाई में। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? पहला पंचवर्षीय योजना में। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी, लेकिन इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार कराने में जुड़े विशेषज्ञ कौन थे? तो एक KN राज थे। और इसमें किस पर जोर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, और तीसरा में दोनों को मिला के जोड़ दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो ढर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास को बड़ी बाधा पहुंचती है, इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। अब आता है योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों को बचत उसकी खर्चे से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी क्या था? बहुत नीचे था और इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। ये सब बातें की गई है। इसके अलावा इससे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद भी की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में क्या हुई? धीरे धीरे कमी आती चली गई। क्यों भाई? उस टाइम युद्ध चल रहा था। किससे युद्ध चल रहा था? चीन से युद्ध चल रहा था।
अब आता है औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया और इसके जो नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था, पीसी महालनोबिस। तो इसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना को किस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था, तो महालनोबिस मॉडल, पूरा नाम है पीसी महालनोबिस। और ये एक अर्थशास्त्री थे। देखो जितना भी तरह का जो प्लानिंग वगैरह तैयार किया जाता है वो किसी न किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। आप लोग का जो नोटबंदी भी हुआ था ना, उसमें भी इकोनॉमिस्ट का योगदान था। कौन सा इकोनॉमिस्ट नाम याद है किसी को? अमर्त्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुझाव दिया था कि अगर आप नोटबंदी करा दीजिएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत काला धन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नकली नोट की मात्रा खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उससे भारत को फायदा भी बहुत ज़्यादा पहुंचा भी था। क्या नोटबंदी पहला बार किया गया था? इसके पहले भी नोटबंदी हुई है। पहले 10,000 का एक नोट चलता था। तो बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया नोटबंदी जो है फेल कर गया, 2000 का नोट बेकार कर गया। अरे भैया, तो कांग्रेस सरकार भी तो पहले किया था। इतिहास उठा के पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है, बस डायलॉग मारने आ जाते हैं। अब आता है पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, आराम से धीरे धीरे काम करना। लेकिन दूसरी योजना का क्या था कि भैया तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी दी गई, कुछ समस्याएं भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपना बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ा। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है, तो वो सारा टेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, विदेश से खरीदते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारा मोबाइल वगैरह में चिप या फिर जो मदरबोर्ड वगैरह आता है वो सब बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो उन लोग के कारण के पास पैसा भेजना पड़ेगा ना, तो हमारा विदेशी मुद्रा उसी में खर्च हो जाता है। विदेशी मुद्रा किसको कहा जाता है, तो डॉलर को विदेशी मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा विश्व बाजार में प्रौद्योगिकी खरीदने से अपना बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो रहा था। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। कारण क्या होता है, खेती के क्षेत्र में एक बार नुकसान हो सकता है, उद्योग के क्षेत्र में नुकसान होने की संभावना कम होती है, होती तो जरूर है लेकिन कम होती है। अगर हम मान लेते हैं ये हेयर बैंड बनाने की का को मशीन वगैरह बना ले, क्या कभी बिक्री घटेगा क्या? वो हमेशा चलेगा, बस डिजाइन बदलते रहना पड़ेगा। वह फुल डिजाइन एक बार अलग, एक बार अलग, एक बार तितली, एक बार बिले बनाते चल जाओ। बिला कैसे का रहता है, एंटीना खड़ा रहता है, देख रही होगी। अब आता है भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में काफ़ी कठिनाई भी आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से कुछ खास अलग नहीं थी, ये भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पीसी महालनोबिस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है कि पीसी महालनोबिस कौन थे। तो इनके बारे में 1893 में इनका जन्म हुआ है। पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ? 1893 में। मृत्यु हुआ है 1972 में हुआ है। और ये क्या थे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। अगर आप लोग को पीसी महालनोबिस जैसा बनना है तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। 11-12 पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके आगे फिर आप लोग ग्रेजुएशन कीजिए इकोनॉमिक्स से, फिर मास्टर डिग्री कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, तब जाके आप लोग बनिएगा। अब आता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी हैं। कब? 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी थे ये। इन्होंने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। अच्छा, क्या इन पंचवर्षीय योजना का फायदा देश को मिला था? हाँ, मिला होगा। आप लोग अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को क्या किया जाता है, 2 लाख टका दिया जाता है घर बनाने के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं आपकी स्थिति सुधर जाएगी ना। 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। बगल में देखिए एक लिखा है विकेंद्रीकृत नियोजित। विकेंद्रीकृत नियोजन मतलब क्या होता है? तो जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो। केंद्रीकृत का मतलब होता है सबसे ऊपर में एक शाखा हो। तो विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी एक तरह से अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, सभी जगह पर छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाता है। चलो अच्छा ठीक है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे क्या कहा गया था? केरल मॉडल कहा गया था। क्या कहा गया था? केरल मॉडल। अच्छा, सबसे ज्यादा विकास कौन से राज्य में है? केरल में है।
और केरल में साक्षरता जो है 100% है। आयु प्रत्याशा भी बढ़ी है, वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई गई है। 1987 से 91 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान भी चलाया था। कब? 1987 से 1991 के बीच में। अब आता है इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधि में सीधे शामिल किया जाए। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस समय में योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी भी होती थी। देखो, बहुत सारे आलोचक ये कहते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, इसमें सिर्फ अमीरों को या फिर जो शहरी लोग हैं उन लोग को फायदा होगा, गांव के लोग उद्योग वगैरह तो लगेगा नहीं वहाँ पे, उन लोग को फायदा होगा क्या? नहीं, इसमें सिर्फ गरीबों का नहीं बल्कि शहरी लोगों का फायदा है। इसके अलावा भारी उद्योग। अब आता है मुख्य विवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एक ही टॉपिक है, बाकी सारा सिलेबस से कट गया है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में आप लोग का बस वही हम चर्चा कर रहे हैं। जेसी कुमार रप्पा, असली नाम जेसी कार्नेलियस, ये भी अर्थशास्त्री और अकाउंटेंट थे। इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त किए। महात्मा गांधी के अनुयायी, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की इन्होंने कोशिश की और इसका किताब का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक भी हैं और योजना प्रक्रिया में इन्होंने हिस्सेदारी भी की। इसके बाद जो ये सारा लगा हुआ है ये सब आप लोग का सिलेबस से कट गया है तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। ओके बाय, सी यू। चैप्टर कंप्लीट हो गया।